अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारा टॉपिक है अभी लीनियर प्रोग्रामिंग। तो आपको जो बुक प्रोवाइड की गई है, जो एक चैप्टर मैंने सेंड किया था, उसमें एक प्रॉब्लम दिया गया है फ्लेयर फर्नीचर कंपनी प्रॉब्लम। उसमें सिचुएशन कुछ इस तरह की है, जैसे कि ये टेबुलर फॉर्म में वही वाला प्रॉब्लम यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है कि एक कंपनी बनाती है टेबल्स और चेयर्स। आप एज्यूम करो कि वो एक ही साइज़ के और एक ही शेप के सारे टेबल्स बनाते हैं और लाइकवाइज अलग से एक ही शेप और एक ही साइज़ की चेयर्स बनाते हैं। तो उनकी प्रोडक्शन है दो तरह की, गोया टेबल्स एंड चेयर्स। अब उनके पास अवेलेबल होता है रॉ मटेरियल यानी वुड, लकड़ी अवेलेबल होती है और दो तरह के डिपार्टमेंट से उसे वो गो थ्रू करवाते हैं। ये लिखा गया है कि पहले तो उसकी कारपेंट्री की जाती है, मतलब उसकी रगड़ाई वगैरह या उसको मोल्ड किया जाता है और बाद में उस पर पॉलिश की जाती है यानी पेंट किया जाता है। तो क्या है कि दो तरह की कंपनी की फ्लेयर फर्नीचर जो कंपनी प्रॉब्लम है उनकी दो तरह की थी प्रोडक्ट्स, टेबल्स एंड चेयर्स। ये टी और सी से हमने उनको यहाँ पे प्रेजेंट किया है। और फिर क्या था कि वुड को, लकड़ी को, रॉ मटेरियल को दो डिपार्टमेंट से गुजारा जाता था। कारपेंट्री उनकी की जाती थी वुड की, और उसे पेंटिंग डिपार्टमेंट से गुजारा जाता था। तब कंप्लीट होते थे टेबल्स और लाइकवाइज कंप्लीट होती थी वहाँ पर चेयर्स। तो टेबल सारे आपस में एक ही साइज़ और शेप के थे, लाइकवाइज चेयर्स भी अलग से एक ही साइज़ और एक ही शेप की थी। अब ये जो कारपेंट्री टाइम था उनके पास, जो कारपेंट्री वाली मशीन थी वो अवेलेबल थी 240 आवर्स के लिए, और जो पेंटिंग डिपार्टमेंट है वो भी अवेलेबल था लाइकवाइज 100 आवर्स के लिए। तो ये जो बीच में ये चार एंटिटीज़ दी हैं उसने 4, 3, 2, 1, ये पर यूनिट आइटम उनकी रिक्वायरमेंट है। तो ये गोया लिखा हुआ है कि एक टेबल को कंप्लीट होने के लिए 4 आवर्स चाहिए हैं कारपेंट्री डिपार्टमेंट के और 2 आवर्स चाहिए हैं पेंटिंग डिपार्टमेंट के। स्टूडेंट्स ये सारा प्रॉब्लम, अच्छा तो ये एंड पे दिया गया है प्रॉफिट पर यूनिट आइटम। आइटम से मुराद यहाँ पर है ईदर अ टेबल और अ चेयर। तो क्या है कि एक टेबल पे $7 प्रॉफिट होता था, जब वो कंप्लीट हो जाता था उसे सेल करते थे। लाइकवाइज एक चेयर पे $5 प्रॉफिट हुआ करता था। तो इशू ये था, ये सारा कुछ जो हमें गिवन है उसमें ना, मैं ये टेबल की अभी बात कर रहा था कि ये 4, 3, 2 और 1 ये हैं पर यूनिट आइटम रिक्वायरमेंट। एक टेबल कंप्लीट होता है जब वुड को 4 आवर्स कारपेंट्री डिपार्टमेंट से गो थ्रू करवाया जाता है और 2 आवर्स उस पर पेंटिंग टाइम रिक्वायर्ड है। तो उसके बाद जब उसे सेल किया जाएगा तो वो $7 प्रॉफिट देगी। लाइकवाइज एक चेयर को 3 आवर्स चाहिए कारपेंट्री डिपार्टमेंट के और 1 आवर चाहिए है पेंटिंग डिपार्टमेंट का। ये सारे सर्कमस्टांसिस में रिक्वायर क्या किया गया है कि बताया जाए कि टेबल्स और चेयर्स कितने कितने प्रोड्यूस किए जाएं कि टोटल प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा प्रॉब्लम था जिसका टाइटल आपकी बुक में है फ्लेयर फर्नीचर कंपनी प्रॉब्लम। तो आम तौर पर स्टूडेंट्स ये जो हम एक टर्म यूज़ करते हैं कॉन्स्टेंट, ये जो टिक किया हुआ है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट हम कहते हैं बाउंड्स को, रेस्ट्रिक्शंस को या लिमिटेशंस को, यानी हदूद को, जो सोर्सेज की हदूद आमतौर पे हम हमारे पास हुआ करती हैं उनको कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। तो कंडीशंस को कहते हैं सिंपली, आप ये समझो। तो पहले तो हम इस प्रॉब्लम को मॉडल करेंगे और फिर ये कि ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो कैसी कैसी हो सकती हैं, कैसे कैसे बनती हैं, ये उसने साइड पे उसे ज़रा एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट्स, जितने पैसे आपकी जेब में हों, जितने सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हों, हम उनको एट मोस्ट उतना ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक क्या लिखा है यहाँ पे, यूजेज इज़ लेसर दैन और इक्वल टू अवेलेबिलिटी। एक और भी बात जो हम बीच में इंक्लूड करेंगे वो ये है कि तमाम वेरिएबल्स हमेशा नॉन नेगेटिव हुआ करते हैं। हमारे ये जो प्रॉब्लम्स हम अभी स्टडी कर रहे हैं
उनमें ये सेंस हम यूज़ करेंगे कि तमाम वेरिएबल्स हमेशा नॉन नेगेटिव होते हैं, कभी नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव होते हैं या ज़ीरो होते हैं, चीज़ों की काउंट जैसे कि। तो इनसे मुराद डिसीजन वेरिएबल्स भी हैं, ये भी नॉन नेगेटिव होते हैं, स्लैक वेरिएबल्स हैं वो भी नॉन नेगेटिव होते हैं, और ये लेसर दैन इक्वल टू वाली कॉन्स्टेंट्स में ये यूज़ किए जाते हैं। और स्लैक का मतलब अनयूज्ड थिंग होता है, जो हम यूज़ ना कर सकें उसे बोलते हैं स्लैक, वो स्लैक में गोया पड़ी हुई है। सरप्लस का मतलब इन एक्सेस होता है, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू वाली इनइक्वालिटीज़ में आते हैं, और इनके साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स भी आते हैं। वो जब हम सिंप्लेक्स मेथड करेंगे तो पूरी डिटेल इसकी वहाँ पर शेयर की जाएगी। तो एनीवे आमतौर पे कैसे इनइक्वालिटीज़ पैदा होती हैं, कॉन्स्टेंट्स कैसे बनती हैं कि यूजेज इज़ लेसर दैन इक्वल टू अवेलेबिलिटी। जैसे उसने ये एग्ज़ाम्पल दी है कि अगर हमारी पॉकेट में स्टूडेंट्स 1 लाख रुपए हो और एक रेफ्रिजरेटर 20,000 का उसका एक यूनिट आता हो, तो अवेलेबिलिटी अब उसने लिखा है कि 1 लाख है, तो क्या है, हम 5 रेफ्रिजरेटर एट मोस्ट ख़रीद सकते हैं। जब हम 5 रेफ्रिजरेटर ख़रीदेंगे तो टोटल जो कंज्यूम की है अमाउंट हमने वो 1 लाख रुपए हो जाएगी, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो क्या है कि यूजेज बराबर हो गया है अवेलेबिलिटी के। ठीक है, तो ये केस था जिसमें यूजेज बराबर है अवेलेबिलिटी के। गोया जो स्लैक में अभी जो अमाउंट पड़ी हुई है वो ज़ीरो है, सारी की सारी हमने कंज्यूम कर ली है और अनयूज्ड कुछ भी इस केस में नहीं पड़ा हुआ है। लेकिन अगर यही रेफ्रिजरेटर 15,000 का एक यूनिट होता तो हम एट मोस्ट 6 रेफ्रिजरेटर 90,000 में ख़रीद पाते। तो वो जो 10,000 रुपये बच जाएंगे उसमें एक पूरा यूनिट जो कि हम परचेज़ नहीं कर सकते, तो गोया वो अनयूज्ड है, स्लैक में पड़ा हुआ है। तो 10,000 रुपये इस केस में स्लैक में पड़ा हुआ है। तो जो अमाउंट स्लैक में पड़ी हुई है वो दोनों केसेस में अगर आप देखो, एक में ज़ीरो थी एक में पॉजिटिव, तो जनरली हम इसे क्या बोलेंगे कि स्लैक वेरिएबल्स भी नॉन नेगेटिव हुआ करते हैं। अच्छा, दूसरा ये था कि कॉन्स्टेंट्स कभी ऐसे भी अपीयर होती हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में फ़र्ज़ कीजिए कि जो ज्वेलरी अवेलेबल है मार्केट में उस पर कंडीशन गवर्नमेंट लगा देती है कि उसमें जो प्योर गोल्ड है वो कम से कम 90% अवेलेबल होना चाहिए। तो क्या है कंडीशन कि ज्वेलरी जो हम बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स जो हम बनाते हैं, उसमें गोल्ड की मकदार, प्योर गोल्ड की मकदार से कंडीशन हो के कम से कम 90% होनी चाहिए। इसका मतलब है कि वो 90% होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब एक शॉपकीपर है, एक कंपनी है जो आपको फ़र्ज़ कीजिए 96% प्योर गोल्ड डाल के और बाकी इम्प्योरिटीज़ डाल के वो आपको गोल्ड प्रोवाइड करती है, आपको ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स वगैरह सप्लाई करती है। तो उन्होंने 96% प्योर गोल्ड क्यों यूज़ किया है स्टूडेंट्स? कस्टमर्स को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी दुकानदारी के लिए उन्होंने 6%, उससे भी ज़्यादा दिया है आपको। अब क्या 96% उस कंडीशन के मुताबिक है? कंडीशन ये थी कि गोल्ड उसमें प्योर जो है 90% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो बिल्कुल उसके मुताबिक है ये। तो अब ये जो 96% है, इसमें से मैं अगर 6 माइनस करूँ तो ये उस वाली कंडीशन को रीच कर जाएगा 90% वाली को। तो स्टूडेंट्स, बड़ी साइड से जो मैंने इरेज़ किया है, जो एलिमिनेट किया है, जो माइनस किया है, वो है 6। इस एग्ज़ाम्पल में इस 6 को हम सरप्लस कहते हैं, और ज़ाती तौर पर ये जो 6 है ये कैसा है, नॉन नेगेटिव है। तो यहाँ से भी ये सरप्लस वेरिएबल का थोड़ा तारफ़ था स्टूडेंट्स, तो इसकी ज़्यादा बात हम करेंगे जब हम सिंप्लेक्स मेथड पढ़ेंगे सॉल्यूशन का। तो अभी ज़रा मैं ये कॉन्स्टेंट्स का बनना आपको दिखा रहा था। तो एक तो ये ग्रेटर दैन इक्वल टू की ऐसे ही हमेशा कॉन्स्टेंट्स बनती हैं, जिसकी एनालॉगस मैंने ये एग्जांपल दी है कि गोल्ड मस्ट बी एट लीस्ट 90% इन ज्वेलरी और इन ऑर्नामेंट्स। अब ये ग्रेटर दैन वाली थी, और लेसर दैन वाली ऐसे बनती हैं कि यूजेज इज़ ऑलवेज लेसर दैन और इक्वल टू अवेलेबिलिटी। अब स्टूडेंट्स, ये जो सिचुएशन हमारे सामने थी उसमें अकाई के कायदे से मैं इसे मैनेज करने जा रहा हूँ। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमने एक्स टेबल्स प्रोड्यूस किए हैं
और वाई चेयर्स प्रोड्यूस की हैं, तो अगर एक टेबल की कारपेंट्री पे 4 आवर्स रिक्वायर्ड हैं तो एक्स टेबल्स की कारपेंट्री पे कितने आवर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे? यकीनन 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। और फिर एक चेयर की कारपेंट्री पे 3 आवर्स चाहिए और वाई तादाद में हमने चेयर्स प्रोड्यूस की हैं, तो वाई चेयर्स की कारपेंट्री पे 3 आवर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। तो एक्स टेबल्स और वाई चेयर्स की कारपेंट्री पे टोटल टाइम रिक्वायर्ड होगा 4x प्लस 3y। तो ये होगी अवेलेबिलिटी, यूजेज हो गया, ये यूजेज हो गया स्टूडेंट्स। और अवेलेबिलिटी 240 आवर्स है। तो क्या बात हमने इधर की थी कि यूजेज इज़ ऑलवेज लेसर देन और इक्वल टू अवेलेबिलिटी। तो गोया कारपेंट्री टाइम कांस्टेंट क्या बन गई? 4x प्लस 3y इज़ लेसर देन और इक्वल टू 240। लाइकवाइज पेंटिंग टाइम जो कांस्टेंट है वो क्या बन जाएगी? 2x प्लस 1y इज़ लेसर दैन आर इक्वल टू 100। ये भी मैंने उसी लॉजिक से, इकाई के कायदे से और इस तौर पे इसको जनरेट किया है कि यूजेज इज़ ऑलवेज लेसर दैन आर इक्वल टू अवेलेबिलिटी। कारपेंट्री टाइम हमारे पास अवेलेबल था वो क्या था? 240 आवर्स। एट मोस्ट हम इतना यूज़ कर सकते हैं। और पेंटिंग टाइम हमारे पास 100 आवर्स के लिए अवेलेबल था। और यूजेज इनका बिलतरतीब क्या बना है? 4x प्लस 3y, ये कारपेंट्री का यूजेज है। और पेंटिंग का यूजेज बना है 2x प्लस 1y। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट्स जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ से मैं जनरेट करना चाहूँगा, तो चूँकि हमने x टेबल्स जनरेट किए हैं और y तादाद में चेयर्स जनरेट किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं, तो हर किसी टेबल पे $7 प्रॉफिट था, तो एक्स टेबल्स पे कितना हो जाएगा? 7x प्लस। इसी तरह हर किसी चेयर पे जो प्रॉफिट है वो $5 है, तो वाई चेयर्स पे कितना हो जाएगा? 5y। तो ये हमने इसे मॉडल कर लिया है। तो प्रॉफिट फंक्शन बना है स्टूडेंट्स इकाई के कायदे से 7x प्लस 5y। ऐसा फंक्शन जिसे हम इधर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने जा रहे हों उसे बोला जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, ये जो अभी मैंने आपको सिखाई थी, ये पहली यकीनन जो है ये कारपेंट्री टाइम कांस्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? यूजेज इज लेसर देन इक्वल टू अवेलेबिलिटी। और दूसरा इसी तौर पे लिखा हुआ है पेंटिंग टाइम कांस्टेंट, उसमें भी हमने वही वाला यूज़ किया है रूल कि यूजेज इज़ लेसर देन इक्वल टू अवेलेबिलिटी। और फिर स्टूडेंट्स एक्स है टेबल्स की तादाद। किसी चीज़ की तादाद कभी नेगेटिव नहीं होती, तो एक्स नॉन नेगेटिव है। इसी तरह वाई है चेयर्स की तादाद, तो वो भी बाय डिफ़ॉल्ट कैसी है? काउंट होने के नाते वो भी नॉन नेगेटिव है। तो टोटल कांस्टेंट्स हमारे पास ये बनी हैं 4 हैं ये तादाद में। पहली कारपेंट्री टाइम कांस्टेंट है, दूसरी पेंटिंग टाइम कांस्टेंट है और तीसरी और चौथी नॉन नेगेटिविटी वाली कांस्टेंट्स हैं। तो प्रॉपर कांस्टेंट्स इसमें पहली दो वाली हैं, कारपेंट्री टाइम कांस्टेंट और फिर पेंटिंग टाइम कांस्टेंट। और ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ऊपर जैसे मैंने वो लिखा हुआ है। तो एनीवे स्टूडेंट्स पूरा मॉडल हमारे पास क्या बन गया? अलहदा से हमने उसे लिख दिया है कि प्रॉफिट फंक्शन है 7x प्लस 5y, जिसे हम मैक्सिमाइज करने चले हैं सब्जेक्ट टू दीज 4 कॉन्स्टेंट्स जो बाद में हमने लिख दी हैं। तो इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। तो ऐसे मॉडल को जिसके दो पार्ट्स हों, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? ऐसा फंक्शन जिसे हम इधर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने चले हों और फिर सब्जेक्टिंग हो सम कांस्टेंट्स से, जैसे कि ये कांस्टेंट्स हैं, और तमाम कांस्टेंट्स स्टूडेंट्स होनी चाहिए लीनियर। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जैसा भी हो वो काबिल कबूल है। तो पहली अभी शर्त क्या लगाई है कि कांस्टेंट्स जो हैं वो सभी की सभी लीनियर होनी चाहिए, यानी फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए अपने वेरिएबल्स में। रिमेंबर, आप चूँकि टेबल्स की और चेयर्स की तादाद मालूम करने चले हो, यानी एक्स और वाई फाइंड करने चले हो, तो एक्स और वाई यहाँ पर डिसीजन वेरिएबल्स कहलाएंगे जिनका तुम डिसीजन करने चले हो। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये है कि एट लीस्ट वन कांस्टेंट शुड बी इनइक्वालिटी।
अब सारी अगर इक्वल वाली कॉन्स्टेंट्स हैं, कोई ग्रेटर वाली कोई लेसर वाली बीच में हो सकती हैं, तो क्या है कि कम से कम एक लेसर दैन या लेसर दैन इक्वल टू या ग्रेटर दैन इक्वल टू होनी चाहिए कांस्टेंट। तो ऐसा मॉडल जिसमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो और कुछ कांस्टेंट्स हो, तो शराइत क्या हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जैसा भी हो, और कांस्टेंट्स पे दो शराइत हैं कि तमाम कांस्टेंट